स्टूडेंट, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। विजय शर्मा। और आज हम लोग आ गए हैं आपके मैथ का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर में। जो आपका पहला है टॉपिक था वो कवर हो चुका है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने 1.1 को सॉल्व करा दिया है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी से रिलेटेड के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी थ्योरी में क्या क्या है। 1.2 के थ्योरी से रिलेटेड बातों को जानेंगे, समझेंगे, जिससे आप इजीली 1.2 को सॉल्व कर सकें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, तब आप 1.2 को इजीली लगा सकते हैं बिना 1.2 के लेक्चर्स को देखे, क्योंकि ये 1.2 का पूरा बेसिक है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से अंत तक बेसिक से। तो चलिए बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सीखने के इस क्रम में अब आप आ चुके हैं अंक प्रमेय की तरफ, जिसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है अभाज्य व भाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझेंगे स्टूडेंट। प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, भाज्य और अभाज्य और भाज्य जो संख्याएं हैं, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जैसे आपने क्लास 9th में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भी इंटीजर्स, पूर्णांक के बारे में पढ़े थे और होल नंबर के बारे में पढ़े थे। तो इन सब के बारे में आपने जाना था अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं किनको हम कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो, और या तो स्वयं से, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे 2, 3 और भी संख्याएं आप ले सकते हैं। क्या 4 है? 4 तो नहीं, 5 है, फिर क्या है? 7 है, फिर क्या है? 11 है और 13 है, और इसी तरीके से आप ले सकते हैं 17 है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अभाज्य संख्याएं, जो या तो एक से कटती हैं और या तो स्वयं से कटती हैं। तो दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर भी होती है स्टूडेंट। क्या होती है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या भी होती है, ठीक है। सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। क्या? दो। हमेशा आप याद रखेंगे, दो एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर में आती है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट भाज्य संख्या की, यानी कि कंपोजिट नंबर की। तो स्टूडेंट ठीक इसी का विलोम है। जैसे अभी आपने समझा कि 1 से विभाजित हो और स्वयं या तो स्वयं से विभाजित हो। इसमें स्टूडेंट क्या है? 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, अथवा इन दोनों को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है। जैसे 1 से भी विभाजित हो और हम कह सकते हैं स्वयं से भी विभाजित हो, ठीक है। और दूसरी चीज इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अन्य दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, ठीक है। अन्य दूसरे नंबर से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को स्टूडेंट हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हैं? 4, सबसे पहले 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी भाज्य संख्या है स्टूडेंट। 2 और 3 को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक से विभाजित होगी और स्वयं से विभाजित होगी। लेकिन क्या 2 किसी और संख्या से विभाजित होगी? नहीं विभाजित होगी। आप ऐसा ना सोचें कि 2 में 4 से भाग दे देंगे तो चला जाएगा दशमलव लगा करके, ठीक है। तो 4 5 20, ये तो चला गया। ऐसे नहीं विभाजित करना है, ठीक है। विभाजित करने का मतलब डेसिमल ना हमको यूज करना पड़े, दशमलव का प्रयोग ना करना पड़े। समझ रहे हैं बातों को? तब हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ ये जो भाज्य संख्या है स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर स्टूडेंट, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स ये हमेशा किससे शुरू होती हैं? 4 से। किससे शुरू होती है? 4 से हमेशा शुरू होती है। 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह से जोड़ते जाइए। और यहाँ पर देखिए जो जो संख्याएं छूटी हुई हैं, बस वही सब संख्याएं। इन संख्याओं को छोड़ करके बाकी सब संख्याएं क्या होती हैं?
भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य में अंतर पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसलिए हमने बीच में लाइन ड्रॉ किया और दोनों साइड्स में भाज्य और अभाज्य को यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझाने का पूरा प्रयास किया। अब देखिए आपके बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपके 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी संख्या के गुणनखंड, यानी आप किसी संख्या के फैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संख्या के गुणनखंड के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो उसके फैक्टर कैसे होते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड को समझना है स्टूडेंट। अब आपको जैसे मान लो 75 लिख दिया और 25 लिख दिया, इसके कुछ तो फैक्टर होंगे यार, इसके कुछ तो गुणांक होंगे। तो देखो जैसे निकालते हैं इसके गुणज क्या क्या होंगे। ये तो अपनी वृक्ष विधि हो गई, जैसे मैं अभी इनको डिवाइड करूंगा। वृक्ष विधि से आप छोटी कक्षाओं में सॉल्व करना सीखे होंगे, ट्री मेथड जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। 25 यहाँ 75 और 25 को डिवाइड कर लें, 5 5 25, ये दोनों बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में भी गुणा है। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम 5 5 25 से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 3 को इधर लिख के 25 को इधर लिख दें, तब यहाँ पर हम 25 को डिवाइड कर लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इधर से भी लगा सकते हैं उधर से भी निकाल सकते हैं। तो 75 के स्टूडेंट फैक्टर क्या क्या आपको मिल गए, 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, जिसको आपने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, जिसको आपने डिवाइड कर दिया है उसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, 25 को डिवाइड किया, 25 को नहीं लिखेंगे। 3 को डिवाइड किए हैं, नहीं तो 3 लिख दिया। 5 को डिवाइड किए हैं, नहीं लिख लेंगे, और इस 5 को भी लिख लेंगे। तो 3 5 15 5 75 इसका फैक्टर बन गया। इसी तरीके से स्टूडेंट 25 को चेक करो, तो 25 को अगर हम चेक करें तो 5 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहां आपसे कहूं फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ आपको निकालना है 75 और 25 का, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 25। 75 और 25 का मौसा आपको ज्ञात करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहां से पेयर बना लोगे। 2 पेयर बन गए 5 के, यानी एचसीएफ बराबर मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। 2 पेयर बने हैं ना भाई, यहां से एक 5 मिला, यहां से एक 5 मिला, तो 5 5 कितने हो गए, 25। तो यहां से एचसीएफ आपका कितना आ गया, 25। तो 75 और 25 का एचसीएफ कितना आ जाता है, 25। इस तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने अभी भाग विधि सीखा था पीछे, तो भाग विधि का प्रयोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना था, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ए बराबर बी क्यू आर को नहीं यूज करना है, तो आप फैक्टर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी तरीके से निकालने, आपको अपना तरीका भी मालूम होगा। 75 यहाँ लिखते थे, फिर इससे सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करते थे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 5 15, फिर 5 5 25, फिर 5 कने 5। ये तरीका भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप फैक्टर निकालने के लिए वृक्ष विधि का ही प्रयोग करें। अगर आपको सरल नहीं लगता है तो मत करिए। ठीक है, आप समझिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष विधि। तो आपको इसी का यूज करके हमेशा लगाना है जब वृक्ष विधि की बात करेगा तब। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में भाज्य या मिश्रित संख्याएं। तो इसमें कोई जरूरी चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, कोई उतनी जरूरी चीज नहीं है। अब यहां से अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आए तो आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि में मौसा या लौसा ज्ञात करना, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना तो आपको बता ही दिए, अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। ठीक है, ये तरीका भी है और ये तरीका भी, दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब लौसा कैसे निकालेंगे, लौसा अगर मान लो लौसा निकालना है दोनों का एलसीएम, इसका और इसका, तो यहां से जो पेयर बने तो बने, जो पेयर तो बन गए वो तो बन गए, लेकिन जो अकेला रह गया उसको भी ले लोगे गुणे करके। ठीक है, तो 5 5 25 और 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, 75। कुछ नहीं करना है, जो पेयर बना है उसको तो पेयर बना लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी गुणा कर देंगे। तो 3 ही तो बचा था यहाँ से, तो 25 यहाँ 75 हो गया, एलसीएम 75 75 आ गया। ठीक है, तो लौसा और मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना आप लोग जान गए हैं, बाकी कोई शेष टॉपिक नहीं बचा हुआ है। अब हम आपको कुछ
एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करा देते हैं जरा, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास कुछ अलग से एक्स्ट्रा बुक्स हैं, तो उनसे मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगवा देता हूं अनसॉल्व से, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है कि सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक को छोटी से छोटी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कितनी दूरी तय करनी होगी जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सकें। तो इन सब का आप इजीली निकाल सकते हैं लॉसा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात किया है। तो जब संख्या छोटी से छोटी क्या आएगा, आपको जब क्लास 5-4 में रहे होंगे तभी ये ट्रिक बताया गया होगा हमारे यहाँ।